सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट टीचर जॉब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का आपका पार्ट नंबर 3 देखेंगे और इसमें आज हम देखेंगे 21 नंबर से। दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज हम देखेंगे 21 से मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान ये है कि मनोविज्ञान के माध्यम से ही आज जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित हो पाई है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्लियर? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास का मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास सतत प्रक्रिया है जो बालक को शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत है जिसमें विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत और वंशानुक्रम का व वातावरण का अंतः क्रिया का सिद्धांत। और दोस्तों, इसमें जो दिया था आपका ऑप्शन वर्गीकरण का सिद्धांत, ये नहीं होगा। बाकी इसमें आपके देखिए क्या क्या सिद्धांत दिए हुए। निरंतरता का सिद्धांत आता है, विकास के सिद्धांत में एकीकरण का सिद्धांत आता है, वैयक्तिकता का सिद्धांत आता है, विकास क्रम का सिद्धांत आता है और वंशानुक्रम व वातावरण के अंतः क्रिया का सिद्धांत आता है। तो ये है आपके डिटेल में। यहाँ पर हम लोगों को देखने से ये फायदा होगा कि इसे समझे जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगर आता है एग्जाम में तो वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था के विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो आता है वो आता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, क्योंकि दोस्तों जो बाल मनोविज्ञान है वो बालकों की शिक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय और वास्तविकता। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रही जो भी किशोर किशोरी होते हैं वो अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। क्लियर? यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, कौन सी अवस्था स्वकेंद्रित होती है? दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था स्वकेंद्रित होती है कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। तो इन सब में जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है दोस्तों वो आपका होता है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था, जो स्वकेंद्रित अवस्था मानी जाती है। इसमें बालक खुद में ही बिजी रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो गया। 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है और इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है और इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ देखिए, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 26 क्या कह रहा है कि जो बालक है वो माँ बाप के साये से, यानी कि माँ बाप से थोड़ा सा दूर होकर के वो अपनी कंपनी को अपने यानी कि अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करने लगता है। तो इसमें ऑप्शन चलिए देखते हैं कौन सा होगा, किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी,
यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था से, जिसकी आयु हम लोग जानते हैं 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। और पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक संवैगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है और इस कारण इस अवस्था में बालक अपने साथी बालकों की संगत को अन्य की तुलना में अधिक पसंद करता है। क्लियर है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था से। किशोरावस्था वो समय है जिसमें बालक के बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न करता है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो बालक है वो एक तरह से अपने आप को परिपक्व समझने लगता है। क्लियर। वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो दोस्तों बुद्धि और सृजनात्मकता में किस तरह का संबंध पाया जाता है? वो धनात्मक संबंध पाया जाता है। बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय हैं, फिर भी दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, अर्थात बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती है तथा बुद्धि के घटने पर जो सृजनात्मकता होती है बालक की वो घटती है। यानी कि जो सृजनात्मकता है वो बुद्धि के माध्यम से ही आती है। क्लियर। यानी कि जो भी उसके अंदर एक्टिविटी होती है किसी भी बालक में, उसके बुद्धि के आधार पर ही उसमें एक्टिविटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। तो दोस्तों शैशवावस्था होती है, उसमें जो बालक होता है उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, इसके पहले ही हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो शैशवावस्था का बालक होता है वो उसके अंदर उसके जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। क्लियर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शैशवावस्था में शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो वह उसको वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। क्लियर। देखिए जो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट से संबंधित हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के सामाजिक विकास में ब्लैंक का विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे सामाजिक विकास की बात कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो बालक है उसका खेल के माध्यम से भी सामाजिक विकास होता है, वो अलग अलग तरह की चीज़ों को देखता, सुनता, समझता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो दोस्तों 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक वृद्धि की और विकास को क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभिवृद्धि। क्लियर। जहाँ पे शारीरिक वृद्धि और विकास एक साथ होंगे वहाँ पे उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहेंगे अभिवृद्धि। क्लियर। तो 31 तक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? डीवी गिलफोर्ड द्वारा और क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। ये किसने कहा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है? ये कहा है रॉस ने। क्लियर। तो दोस्तों चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया या कथन किसका है? ये रॉस का दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाल मनोविज्ञान है वो कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर बच्चे की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो बाल केंद्रित होता है, इसलिए वो उसका जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा बालक। क्लियर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है,
उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। क्लियर। तो दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। बाल विकास की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन हेतु वातावरण, अनुभव की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो बाल विकास है वो बालक के गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के उसके अध्ययन और उसके वातावरण और उसके अनुभव के विषय में ध्यान दिया जाता है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। पे बी देखिए, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या था कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, इसमें पहला ऑप्शन था कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्लियर। मनुष्य जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अपने होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों की बाल विकास कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य है उसमें जो भी जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो बाल विकास के अंतर्गत आता है, तथा इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तथा उस पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ साथ बालक का व्यक्तिगत भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसमें आपके हो जाएंगे सभी। क्लियर। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य उस बात से है जिसमें बालकों के विभिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है तथा किन कारणों से होता है तथा उनका विकास से प्रभावित किस तरह से होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं विकास को। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ऊपर उक्त कथन है हरलॉक का, टीपीनन का, मैकडूगल का और रॉस का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विकास की बात कही गई है। क्लियर। तो हरलॉक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है ये बताया, और हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया। ऐसा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त उक्ति का सिद्धांत और यहाँ पे देखिए परिपक्वता का सिद्धांत। तो दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सी, अतिरिक्त उक्ति का सिद्धांत। बाकी अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो नहीं है इसको आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बाद में जो नहीं जोड़ देता है इससे गलतियां होती हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा डी। यहाँ पे प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ये आपका 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं जिसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो सृजनात्मकता है वह योग्यता होती है जो व्यक्ति के किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए, नवीन ढंग से सोचने के लिए समर्थ बनाती है। सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सीधे देखिए क्वेश्चन सृजनात्मकता के तत्व ही तो पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहला तत्व क्या होगा, प्रवाह होगा, फिर विविधता होगी, फिर मौलिकता होगी, फिर विस्तारण होगा, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन सही था। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, 1, 4, 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पराहम, नर्सिसिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपका ए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्लियर। 1, 4, 5 वर्ष के बालक अपने पिता के अपेक्षा माता से अधिक प्रेम कर रहा है, प्रेम की भावना रखता है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को फ्रायड ने क्या कहा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। क्लियर। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। ये आपका ए हो जाएगा कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है। क्लियर। यानी कि ये कथन सही नहीं है, क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन को नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन को, शरीर का जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे ही विकास कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान और रूपग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनिग्राम। क्लियर। उसको स्वनिम भी कहते हैं, स्वनिम, कहीं आप लिख लीजिएगा, उसको स्वनिम भी कहते हैं, स्वनिम। कहीं कहीं ऑप्शन में स्वनिम भी देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम और शब्द। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संभाषण की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। क्लियर। ये हो जाएगा ए, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है, रूपग्राम। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, आवृत्ति में स्थिरता और समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषताओं में अगर हम देखें तो सामूहिक खेलों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता और रचनात्मक कार्यों में आनंद, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, और अगर हम बात करें आत्मनिर्भरता की भावना और अभिवृद्धि में अस्थिरता, ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था की एक विशेषताएं होती हैं। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया संबंधित नहीं है, उद्भवन, अभिप्रेरणा, आयोजन, प्रबोधन। तो दोस्तों सृजनात्मक प्रक्रिया संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ये जो नहीं है शब्द दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसमें आपका पूछ रहा नहीं है, ये नहीं है। अक्सर इसी की वजह से आंसर गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो अभिप्रेरणा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि आयोजन, प्रबोधन एवं उद्भवन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो अभिप्रेरणा है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, जबकि उद्भवन, आयोजन और प्रबोधन ये सृजनात्मकता से संबंधित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। तो दोस्तों 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है, शारीरिक विकास। उसके बाद दूसरा आता है मानसिक विकास, तीसरा आता है संवेगात्मक विकास, चौथा आता है नैतिक विकास और पांचवा आता है सामाजिक विकास। क्लियर। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में पूछा गया। तो ऑप्शन देखते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ये सभी। ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्लियर। जिसमें वंशानुक्रम भी आता है, यानी कि जो भी हमारे माता पिता हमारे पूर्वज रहे हैं उनका प्रभाव हम पे होता है, वातावरण का भी होता है, खेल और व्यायाम का भी प्रभाव होता है। तो ये आपके सारे सही हो जाएंगे, यानी कि ये सभी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंगवर्थ, हैविस घर्स्ट और जीन पियाजे और हल। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हैविंघर्स्ट। क्लियर। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक रॉबर्ट हैविंघर्स्ट थे, जिन्होंने 1950 में इस प्रत्यय की खोज की। हैविंघर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य का
उदय मनुष्य जीवन में तभी होता है जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है। क्लियर। तो विकासात्मक कार्य कब वो करता है? जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है तभी वो विकासात्मक कार्य कर पाता है। ये कथन किसका था? ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो हैविंघर्स्ट थे इन्होंने क्या कहा कि जो विकासात्मक कार्य होते हैं वो मनुष्य के जीवन में तभी होते हैं जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होगा तब वो विकास कार्यों में लगेगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, सफलता एक दिन जरूर आपके चरण चूमेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।